ये घटना साल 2014 की है। मैं उस वक्त जबलपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। उस समय मेरा एक बचपन का दोस्त अंशुल, जो छिंदवाड़ा में रहता था, उस साल गर्मियों की छुट्टियों में उसकी ममेरी बहन की शादी थी। वो शादी गांव में थी, छिंदवाड़ा से करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पर, जहां जाने के रास्ते में एक तरफ जंगल था और एक तरफ छोटे पहाड़ियों वाला हिस्सा। वैसे वहां पहुंचते हुए तो कोई परेशानी नहीं हुई और शादी भी सही से निकला। लेकिन शादी निपटाने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि रात में ही हम छिंदवाड़ा लौट चलेंगे। वैसे तो देर हो चुकी थी, तब रात के करीब 2 बज रहे थे और हम दोनों ही थके हुए थे। लेकिन अंशुल को अगले दिन सुबह काम पर भी निकलना था और मुझे भी जबलपुर की बस पकड़नी थी। इसलिए अंशुल ने अपना बाइक लिया और वहां से हम दोनों निकल पड़े। गांव से निकलते हुए रास्ता तो सुनसान था, लेकिन चांदनी रात और मौसम भी साफ था। लेकिन जैसे हम उस जंगल वाले शॉर्टकट पर पहुंचे, माहौल अचानक बदलने लगा। अब आप सोचेंगे कि बाइक पर होने के बावजूद घने जंगल में कुछ भी सुनना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन यही बात अजीब थी। हम बाइक पर थे, इंजन चालू था, हवा चेहरे पर टकरा रही थी, पर फिर भी कुछ आवाज़ें इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे कोई बहुत ही पास से बोल रहा हो। पहले तो लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है, फिर धीरे धीरे वो फुसफुसाहटें बढ़ने लगी, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हो। लेकिन ये साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या। उन आवाजों को सुनते ही अंशुल ने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी और उसने मेरी तरफ बिना देखे ये पूछा, तूने वो आवाज सुनी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी भी इस बात को लेकर परेशान था कि क्या वाकई में मैंने कुछ सुना था या फिर वो मेरी कल्पना थी। बाइक उस समय धीरे चल रही थी। अंशुल ने शायद जानबूझकर स्पीड कम की थी। शायद वो भी वही महसूस कर रहा था जो मैं कर रहा था। जंगल का वो हिस्सा सीधा नहीं था, रास्ता हल्का टेढ़ा मेढ़ा और दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ थे, जिसके वजह से आसमान को छूते पेड़ चांद की रोशनी को जमीन पर गिरने से रोक रहे थे, जिससे पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर ऐसी बिछी थी जैसे कोई चलती फिरती आकृतियां हो। खैर, उस दौरान हम दोनों ही चुप थे। बाइक की आवाज़ ही अकेली ऐसी चीज थी जो उस वक्त हमारे साथ थी। लेकिन उस आवाज़ के बीच भी कुछ और भी था। अब वो सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रही थी, अब ऐसा लगने लगा था जैसे कोई हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहा हो। मैं बाइक के पीछे बैठा था, इसलिए अपने नाम को पुकारता सुनकर मैं तुरंत ही पीछे मुड़ गया। लेकिन वहां बस घना अंधेरा था, उसके सिवाय वहां कुछ नहीं था। पर उसी अंधेरे के बीच से अपने नाम को सुनकर मैंने धीरे से अंशुल को कहा, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर अंशुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा एकदम सामने था, पर उसकी आंखें वो रोड के इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक बाइक के ठीक सामने एक पेड़ की शाखा से कुछ गिरा। कोई भारी सी चीज, शायद वो एक लकड़ी का डाल था या कोई जानवर। ऐसा होते ही अंशुल ने झट से ब्रेक मारा। जब बाइक रुकी तब हम दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था और अब उस सन्नाटे में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। उसी बीच मैंने धीरे से कहा, वो क्या था? फिर अंशुल बोला, पता नहीं, शायद बंदर होगा। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। हमने 2 मिनट वहीं रुक कर देखा, लेकिन आसपास कोई भी हलचल नहीं हुई और न ही रास्ते के बीच कोई पेड़ की डाल टूटी हुई थी, या फिर वहाँ जो कोई भी था
वो अब वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद हमने फिर से बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे, लेकिन उस घटना के बाद फुसफुसाहटें और भी तेज हो गई। अब ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। आवाज पीछे से आती तो थी, लेकिन कुछ बोलने की नहीं, बस चलने की आवाज, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। बात अब डरावनी से ज्यादा असहनीय हो चली थी। उसी बीच मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। लोकेशन चेक की, पर मैप लोड ही नहीं हो रहा था। हम जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए थे, जहां बस जंगल था, सन्नाटा था और वो आवाजें थी, वो आवाजें जो अब हमें लगातार सुनाई दे रही थी, जो कभी दूर से, कभी पास से और कभी बिल्कुल हमारे कानों के पास से आ रही थी। अंशुल और मैं अब बिल्कुल चुप थे, मानो किसी ने हमें बोलने से रोक दिया हो। पर उसी बीच मैंने फिर से धीरे से कहा, क्या तुम भी? अंशुल ने मेरी बात खत्म होने से पहले ही बाइक की स्पीड बढ़ा दी। उसका चेहरा अब डर से सिकुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो अपने भावनाओं को छुपाए हुए वो कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ गाड़ी चला रहा था। उसी दौरान एकाएक बाइक में हल्का झटका लगा, क्योंकि अंशुल ने जोर से ब्रेक लगाया था। इसलिए मैंने तुरंत कहा, क्या हुआ? अंशुल ने चुपचाप कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। वो झट से बाइक से उतरकर सड़क की तरफ देखने लगा। इसलिए मैंने पूछा, क्या देख रहा है? अंशुल का चेहरा सफेद हो गया था। उसी के साथ उसने कहा, कुछ नहीं। वो वापस बाइक पर बैठा, लेकिन उसे शुरू करने में थोड़ी देर लगी। फिर बिना कोई शब्द बोले हम दोनों फिर से सड़क पर आगे बढ़ने लगे। पर इससे पहले कि हम ज्यादा दूर तक जा पाते, तभी सड़क के एक कोने से एक कटी फटी आवाज आई। वो कटी फटी आवाज दरअसल एक बहुत ही तेज चीख की थी, जो कि उस सुनसान रास्ते में इस तरह से गूंजी कि हम दोनों ही तभी पलटकर देखने लगे। लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसलिए अंशुल ने फिर से बाइक की स्पीड बढ़ा दी और अब उन फुसफुसाहटों के अलावा कोई और आवाज नहीं आ रहा था। उन आवाजों के वजह से ऐसा लग रहा था जैसे हर एक पेड़ अजनबी रूप धारण कर रहे हो। वो पेड़ अब पहले की तरह नहीं लग रहे थे। उनका आकार भी अब असामान्य लग रहा था, जैसे वो हमें देख रहे हो। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो हमारे बहुत नजदीक आ रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। कभी कभी हम दोनों को ऐसा महसूस होता जैसे कोई हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे बहुत पास, बिल्कुल हमारे बगल में। लेकिन उस बाइक पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। पर न जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए डर के मारे मैंने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर इसके बावजूद भी अंशुल ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी आंखों में अब भी एक डर बना हुआ था और उसने गाड़ी की स्पीड भी पहले से तेज कर दी थी। पर वो सड़क है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि अब हम सड़क के एकदम बहुत ही सुनसान हिस्से में पहुंच चुके थे। सड़क के दोनों ओर कोई बत्तियां नहीं थी, जिसके वजह से अब हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। फिर अचानक बाइक में कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था। गाड़ी की लाइट्स अचानक से बंद हो गई, जिसके वजह से अंशुल ने घबराते हुए कहा, ये क्या? मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। उसी बीच मैंने अंशुल से कहा कि क्या हुआ, जल्दी से बाइक की स्टार्ट करो। पर वो अपने कई कोशिशों के बावजूद भी बाइक को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। हम दोनों अब जंगल के बीचों बीच थे।
बिना किसी मदद के ना बाइक काम कर रहा था और ना ही उसकी लाइट्स। हम सभी जैसे किसी दूसरी दुनिया में फंस चुके थे। तभी पीछे से एक हल्का सा खड़खड़ाने का आवाज़ आया, जैसे जो हमारा पीछा कर रहा था वो अब हमारे करीब पहुंच चुका है। हालांकि जब भी हम उस आवाज़ की तरफ पलटकर देखते तो हमें वहां कोई नहीं मिलता। कई कोशिशों के बावजूद भी बाइक का इंजन अब भी चालू नहीं हो रहा था। अंधेरा चारों तरफ से घना हो चुका था और वो चांद की रोशनी भी जो पहले रास्ता दिखा रही थी वो अब कहीं गायब हो चुकी थी, मानो आसमान ने भी अपनी रोशनी समेट ली हो। मैंने एक बार फिर से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन फिर से उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी भी अब सिर्फ 17% पर आ चुकी थी, जिसमें वह दूसरी तरफ अंशुल वो बाइक के स्टार्ट ना होने के वजह से धीरे धीरे अब पैनिक होने लगा था। और तभी हमें पेड़ों के पीछे से कुछ हिलता हुआ नजर आया। वो सिर्फ एक पल के लिए आंखों के सामने आया, जो दिखने में बहुत काला और बहुत लंबा था और वो पेड़ की आड़ में छुपा हुआ था। उसे देखते ही मैंने घबराते हुए धीरे से अंशुल से पूछा, तो तूने देखा उस पेड़ के पीछे कोई है? अंशुल ने गर्दन धीरे से हिलाया और कहा, हाँ देखा, पर मैं नहीं जानता वो क्या है। लेकिन वो वाकई अधूरा ही रह गया, क्योंकि तभी एक जोरदार चीख हमारे दाहिने कान के पास से गुजरी। इतने पास से जैसे किसी ने बिल्कुल कान के पास चिल्लाया हो। हम दोनों झटके से पीछे हटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसी बीच अंशुल ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, और उसने बाइक को धक्का देना शुरू कर दिया। मैं भी तुरंत उसकी मदद करने लगा। हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। हम बस सीधे रास्ते की ओर चलते जा रहे थे, इस उम्मीद में कि हमें आगे जाकर मदद मिलेगी। हमने करीब 200 मीटर तक ऐसे ही बाइक को धकेला। तब तक हमारे शरीर से पसीने तर हो चुके थे, लेकिन हवा फिर भी ठंडी थी और उस ठंड में भी हमारी सांसें बेतरतीब चल रही थी। तभी एक और आवाज आया, पर इस बार एक हंसी की, एक औरत की हंसी, लेकिन वो हंसी जैसे किसी बच्चे की आवाज से मिलती जुलती थी। उस आवाज को सुनते ही हम दोनों वहीं रुक गए, जहां हमने फिर से उसी हंसी का आवाज सुना, पर इस बार बाईं ओर से। हालांकि हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बल्कि हमने वहीं बाइक छोड़ दी और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। और तब हमने उसे देखा, एक परछाई। वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसका आकार वो इंसान जैसा था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था एक पेड़ के पीछे, पर उसके शरीर वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था। वो बस एक गहरा साया जैसा लग रहा था, बिना चेहरे के, बिना आकार के और बिना किसी इंसानी शक्ल के। उसे देखते ही हम दोनों की सांसें रुक गई। मैंने अंशुल की कलाई पकड़ी। उसका हाथ अब ठंडा पड़ चुका था, जबकि परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, ना हिली ना आगे बढ़ी, बस हमें देखते जा रही थी। जिसको देखते ही हमने बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे बाइक को उठाया और जितनी ताकत बची थी उतनी ताकत लगाकर उसे घसीटने लगे। अब कुछ सोचना बचा नहीं था, हमें बस उस जंगल से बाहर निकलना था। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही देर में एक हल्का सा मोड़ आया, और जैसे हमने उस मोड़ को पार किया हम दोनों वहीं रुक गए, क्योंकि रास्ता वहीं खत्म हो गया था। जहां हमें पक्की सड़क की उम्मीद थी वहां अब सिर्फ घना जंगल था। वहां ना तो कोई रास्ता था और ना ही कोई पतली सड़क, जिसको देखते हुए हम दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि हम दोनों गुम गए क्या। हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पिछले हिस्से की तरफ देखने लगे। वही रास्ता, वही मोड़, लेकिन अब वहां भी कुछ नहीं था।
हम जैसे किसी घेरे में फंस चुके थे। वैसे ही हमने हड़बड़ाते हुए रुकते रुकते बाइक को फिर से स्टार्ट किया। अंशुल की सांसें अब तेज हो रही थी और उसकी आंखें घबराई हुई लग रही थी। उसी बीच उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसका सवाल खुद के लिए भी जवाब नहीं था। हम दरअसल एक ही जगह पर घूमते जा रहे थे, पर ना तो तब मुझे और ना ही वो ये समझ पा रहा था। यानी कि हम किसी जगह से दूसरी जगह निकलने के बजाय एक ही जगह पर घूम रहे थे। हम बार बार घूमकर एक ही जगह पर वापस आ रहे थे और हमारे पीछे वो साया, वही साया जो हमें पूरे रास्ते भर हमारा पीछा कर रहा था। लेकिन पिछले बार के मुकाबले अब वो और पास आ चुका था। हर कदम जो हम उठा रहे थे वो एक कदम और नजदीक आ रहा था। मुश्किलों का घड़ी था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर तभी अचानक से उस सन्नाटे के बीच एक जानी पहचानी आवाज आई, जो कि किसी ट्रक की आवाज लग रही थी, जिसे सुनते ही हमने अपने बाइक को वहीं छोड़ा और उस आवाज की ओर भागने लगे। थोड़ी दूर भागकर देखा तो एक ट्रक हमारे तरफ ही आ रहा था, उसी सड़क से जहां हम फंसे हुए थे। पता नहीं हम वहां कैसे फंसे थे और ये भी पता नहीं वो ट्रक वहां आया कैसे, पर जब वो ट्रक हमारे पास आया तो हमने उसे बीच में ही रोक लिया और उसके ड्राइवर से हमने मदद मांगी। हालांकि जब हमने अपने मुसीबतों के बारे में और उन घटनाओं के बारे में उसे बताया तो उसे हम पर यकीन नहीं हुआ, पर हमारे डरे हुए चेहरे को देखकर उसने हमारी मदद की। हालांकि हम उस रात उसी ट्रक के मदद से उस जंगल से बाहर निकले थे, पर उसके अगली सुबह हम वहां वापस लौटे अपने बाइक को वापस लेने। लेकिन तब हमें उस रास्ते में वैसा कुछ नहीं दिखा जैसा पिछले रात को हमने देखा था। इन सभी घटनाओं का क्या मतलब था ये तो मुझे नहीं पता, पर वो सभी चीजें जो हमने वहां महसूस किए और देखे थे वो सभी असामान्य थे। कभी कभी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये घटना 2007 की गर्मियों की है, जब मैं करीब 14 या 15 साल की थी। हम कोलकाता में रह रहे थे, लेकिन मेरी दादी का गांव शहर से लगभग 2 घंटे के दूरी पर था। गर्मियों की छुट्टियों में माँ और मासी ने तय किया कि हम कुछ दिनों के लिए दादी के गांव में रहेंगे। मैं और मेरी छोटी बहन इससे पहले कभी वहाँ नहीं गए थे, इसलिए हम दोनों के लिए ये एक नया अनुभव था। जब हम गांव पहुँचे तो हमने देखा कि वो गांव बहुत ही छोटा है। वहाँ मुश्किल से 100-150 लोग रहते थे, लेकिन हर घर के पास अपना तालाब और अपना बगीचा था। हालांकि लोग वहाँ इतने कम थे कि दिन में वो जगह जितना शांत और खूबसूरत लगता था, पर रात होते ही वहाँ का माहौल कुछ अलग सा हो जाता था। दादी के घर से कुछ ही दूरी पर एक अधूरा मकान था, जिसके बारे में गांव वालों के बीच कई बातें प्रचलित थी। सुना था कि उस जगह किसी महिला की हत्या हुई थी और तब से वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, और उसी के बाद किसी वजह से उस मकान का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाता। हर बार किसी न किसी कारण के वजह से उस घर का काम बीच में ही रुक जाता। इसलिए वहाँ जाते ही दादी ने हमें पहले ही वहाँ जाने से मना कर दिया था। लेकिन हमारी उम्र ही कुछ ऐसी थी कि जिज्ञासा ज़्यादा भारी पड़ गई। एक दोपहर जब सब खाना खाकर सो गए, तब हम दोनों चुपचाप उस घर की ओर निकल गए। मकान झाड़ियों से घिरा था और उस मकान की खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे अधूरे थे और दीवारों पर प्लास्टर भी अधूरा था। छुपते छुपाते वहां पहुंचने के बाद
हमने धीरे से अंदर कदम रखा। जब हमने वहां कदम रखा तो अंदर अंधेरा था और वहां सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा था कि वहां काम अब भी चल रहा हो। उसी बीच हम दोनों यहाँ वहां घूम रहे थे, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में। वहां गए हुए हमें कुछ ही देर हुआ था कि तभी पीछे से अचानक एक भारी चीज के गिरने का आवाज सुनाई दिया। जब हम पीछे मुड़े तो वहां एक ईंट का आधा टुकड़ा गिरा हुआ था, जिससे निकलने वाले आवाज को अचानक सुनकर हम डर के मारे चीख पड़े। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ऐसा कोई नहीं था जिसने उस ईंट को ऊंचाई से फेंका हो। इसके ठीक तुरंत बाद ही अचानक हमें वहां के माहौल में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। पता नहीं क्यों मगर सिर भी भारी सा लग रहा था, इसलिए हमने तुरंत ही वहां से निकलने के बारे में सोचा। हम बाहर भागने ही वाले थे कि तभी मेरी बहन अचानक गिर पड़ी। उसे उठाने गई तो महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे अचानक भारी हो गया था। उसी दौरान हमने पास के कमरे में किसी के होने का आहट सुना। जब ये सब हो रहा था तब हम सचमुच बहुत डर गए थे, इसलिए हम दोनों ही जल्दी से उन मंत्रों का जाप करने लगे जो हम अक्सर पूजा के वक्त किया करते थे। फिर ऐसे ही करीब आधे या 1 मिनट के बाद मेरी बहन ने मुझे वहां से भागने को कहा, क्योंकि उतने समय तक उसका शरीर भी अब सामान्य हो गया था। इसलिए हम सभी जल्दी से भागकर वहां से घर लौट आए। लेकिन किसी ने भी घर में कुछ नहीं बताया, इस डर से कि दादी हमें डांटेंगी। लेकिन उस दिन के बाद से रात में अजीब अजीब चीजें होने लगी। पहली रात ही जब हम सोते हुए खिड़की के पास से तालाब की ओर देख रहे थे तो वहां के एक पेड़ के पीछे हमने किसी को खड़ा देखा। वो आकृति साफ नहीं थी, लेकिन वो हमारी तरफ ही देख रहा था। जब मैंने अपनी बहन को वो दिखाया तो उसने भी उसे देखा और कहा कि वो एक महिला की आकृति लग रही है जो कि बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। खैर उस रात तो हमने उस पर ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दूसरी रात करीब 1 बजे अचानक हमारे कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। कमरे के खिड़की के पास ही एक पुराना नीम का पेड़ भी था। जब हम दोनों ने वहां देखा तो किसी के बाल उस पेड़ के टहनियों से उलझे हुए थे, जैसे लटक रहे हो, मगर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और ठीक उसी के अगली सुबह जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी तब मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे से अभी कोई तेजी से गुजरा है। हालांकि जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, जबकि ना तो वहां पानी था और ना ही कोई वहां ऐसा था जो वहां से चलकर गया हो। इसी बीच एक दिन दहाड़े वाली घटना अगली शाम को हुई। जब हम घर में बैठकर खाना खा रहे थे तभी रसोई से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। सबने सोचा कि वो आवाज बाहर से आ रही होगी, लेकिन मेरी बहन ने डर के मारे थाली गिरा दी, क्योंकि उसे वो हंसी पिछली रात सपने में सुनाई दी थी। फिर एक रात जब दादी सोई हुई थी और माँ नीचे कमरे में थी, हमने फिर से खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखा। वो वही आकृति थी जो वहीं पर खड़ी थी, पर इस बार उसने धीरे धीरे खिड़की के तरफ बढ़ना शुरू किया। हालांकि चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका कपड़ा भी हवा में नहीं हिल रहा था, जैसे वो कोई निर्जीव चीज हो। उसे अपने खिड़की के तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम दोनों डर के मारे चीखने लगे, और जैसे हमने चिल्लाया वो अचानक वहां से गायब हो गई। इस तरह की घटनाएं अब रोज होने लगी थी। दरवाजे अपने आप खुलते, दीवारों पर हल्की सी खरोंचें उभरती और कभी कभी
हमें लगता जैसे कोई बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे सरक रहा है। हर रात किसी न किसी को बुरे सपने आते, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि हम दोनों बहनों को एक ही सपना आता, वो अधूरी इमारत और उसमें खड़ी एक औरत जो हमें उस इमारत के अंदर बुला रही है। ये सब तकरीबन 2 हफ्तों तक चलता रहा। फिर अचानक से एक रात मेरी बहन को तेज बुखार आया। उसका शरीर जैसे आग के भट्टी की तरह तप रहा था। हालांकि जब डॉक्टर ने उसे देखा तो उसे बुखार को खत्म करने का दवाई दिया, लेकिन वो कई दिनों तक खाने के बाद भी उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर में इन सभी को और भी बढ़ता देखकर मैंने दादी को सब कुछ बताना सही समझा। हालांकि शुरू में तो हमें दादी से डांट ही मिली, लेकिन दादी ने उसकी अगले सुबह ही हमें एक पुराने पुजारी के पास ले जाने का फैसला किया। वो पुजारी दादी की जाने माने होने के वजह से उस पुजारी को भी उस अधूरी इमारत के बारे में पता था, इसलिए हमें उन्हें ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने हमारी नजरें उतारने के बाद घर में एक पूजा करवाया जिसमें कई तरह के धागे, नींबू और धूनी का इस्तेमाल किया गया। और साथ में उस पुजारी ने 4 लंबे से सरिये लिए जिसको उन्होंने दादी के घर के चारों ओर गाड़ दिया ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उस घर के आसपास भी ना आ सके। वैसे तो उस पूजा के तुरंत बाद ही रात में उस औरत का दिखना बंद हो गया था और साथ ही में हमें बुरे सपने आना भी बंद हो गया था। और उसके बाद कुछ ही दिनों में छोटी बहन का तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगा। वो 2 हफ्ते बीत तो चुके हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है जो कि हमारे लिए एक सबक भी छोड़ गया है। और वो है ये कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता और हर बंद दरवाजे को खोलना समझदारी नहीं होती। हालांकि आज भी जब गांव की याद आती है तो हम वहां चले जाते हैं, पर जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ वहां जाने से मना करते हैं, हम उनकी बातों को नहीं टालते। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नीलम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।